एक जनरली बताते हैं है कि हम बेसिकली पीएमएस है क्या, पीएमएस किस चिड़िया का नाम है, पीएमएस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, और पीएमएस को आपने क्रैक कैसे करना है। अच्छा जी, इसमें हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त शामिल हैं जो मेरे कुलीग्स भी हैं और जिन्होंने इस सफर में काफी स्किल हासिल की हुई है या काफी एक्सपर्टीज हासिल की हुई है। मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पर रिदा है। रिदा इज बेसिकली फ्रॉम आजाद कश्मीर। शी हैज रिसेंटली अपीयर्ड इन पीसीएस आजाद कश्मीर and she is also she has having almost 2 years of experience in CSS। साथ में हमारे साथ हैं महानूर महानूर खालिद को अगर मैं डिफाइन करूं, महानूर खालिद मेरे साथ पीएमएस में भी अपीयर हो चुकी हैं और माशाल्लाह से इन्होंने सीएसएस भी अभी रिसेंटली दिया है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। शी इज वेरी टैलेंटेड एज वेल। इसके साथ सादिया को तो आप सब जानते हैं। सादिया has recently appeared in CSS 2022 and she is also going to appear in PMS as well. She has also qualified sub inspector and things। अस्सलाम वालेकुम मानूर, रिदा एंड सादिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम जी, इधर ही हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जिनको हमने गाइड करना है रिलेटेड टू पीएमएस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्यूरीज होंगी तो आप लोग आंसर कीजिएगा उसका, ठीक है? हम जनरल बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीएमएस। पीएमएस है क्या? मानूर, अगर मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूँ पीएमएस है क्या, अगर मैं पीएमएस को डिफाइन करना चाहूँ इन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है पीएमएस है क्या, तो आप कैनली डिफाइन कर देंगी? Sure. Assalamu alaikum. Hope so वालेकुम everyone is अस्सलाम। doing well. So basically, PMS is a provincial management service exam, or it's basically a 17 grade job at an administrative level. And further, when you go deep in it, there are different sections, or you can say departments in it, in which a candidate after qualifying it can serve the country. सो फर्दर इसके अंदर डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। पंजाब पीएमएस है, बाकी हर प्रोविंसेस का अलग अलग प्रोविंशियल लेवल पे एग्जाम होता है। लाइक एज हम देखें तो जो सीएसएस है वो नेशनल लेवल पे होता है, पूरा पाकिस्तान का एक एग्जाम होता है। जबकि अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो हर प्रोविंस का अलग अलग होता है। इसके अंदर डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उन डिफरेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी एज का डिफरेंस है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका अलग है। बाकी अभी हम आगे देखेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और कंपलसरी जैसे सीएसएस में। अच्छा फर्दर इसे मानूर, हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, बेसिकली पीएमएस जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 2014 में हुआ। इट प्रीवियसली इट वाज पीसीएस और पीएसएस। PCS stand for Provincial Civil Services and PSS stand for Provincial Secretariat Services। अब जो इसके थ्रू जो लोग क्वालिफाई करते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक्चुअली हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर सब चीजों पे चलेंगे। मैं बता देता हूँ। जो इसके थ्रू क्वालिफाई करते हैं वो 6 मंथ की ट्रेनिंग पे जाते हैं एमपीडी में। एमपीडी मैनेजमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और इसके अलावा फिर इनकी थ्री मंथ सेक्रेटरीट में ट्रेनिंग होती है और 3 मंथ्स इनकी फील्ड में ट्रेनिंग होती है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर मैं अगेन महानूर, अगर मैं आपसे पूछूं सीएसएस क्यों करना चाहिए, व्हाई नॉट, आई आल्सो सेड दैट सीएसएस से स्टार्ट करना चाहिए पीएमएस से नहीं। ये जवाब आप बेहतर दे देंगी मेरे ख्याल में, आप दोनों में अपेयर हो चुकी हैं।
नहीं मैं तो इससे एग्री नहीं करती कि पहले ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मैं बच्चों को यही लाइक रिकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी पर्सपेक्टिव में लेके चलते हैं कि अगर फोकस इस तरह कर रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह आंसर करना चाहूंगी कि सीएसएस एक बहुत ब्रॉड लेवल की स्टडी है। लाइक सिर्फ पीएमएस से ही कंपेयर नहीं करें। अगर हम जिस तरह डिफरेंट लॉ के पेपर्स रिसेंटली मैंने अभी वो भी दिए हैं, तो मतलब एक सीएसएस की तैयारी करके आप किसी भी पेपर में अपेयर हो सकते हो उस लेवल के। लाइक अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि लॉ में ऐसे का पेपर है, इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, तो मैं उसको भी हैंडल कर सकती थी। लाइक एक सीएसएस करके आपके पास ब्रॉड कैनवस आ जाता है चीजों को देखने का, लाइक एनालिसिस। और तो उसके हवाले से तो इतना एक्सपीरियंस होता है कि आप फर्दर उसमें मजीद थोड़ी सी स्किल हासिल करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कोई और सब्जेक्ट भी टैकल कर सकते हो। अच्छा, Rida, what is your opinion about PMS and CSS? Which is easy? Do you think PMS is easy as compared to CSS? आपने भी PCS दिया है ना अभी रिसेंटली? Rida, are you there? जी काइंडली रिपीट करते हैं, मेरा थोड़ा सा वो नेटवर्क का हुआ एक्चुअली था मैंने ये बीच में। पूछा है कि डू यू एग्री विद माय ओपिनियन और विद मानूर ओपिनियन? एक्चुअली आई सेड द पीएमएस इज more easy than CSS. You have to make less effort in PMS, and whenever I do recommend to the students that I recommend you should go for the PMS first, then CSS. मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो पीएमएस है वो इजी है एज कंपेयर टू सीएसएस। इसमें जो फर्स्ट थिंग आ जाती है वो ये है कि जो पीएमएस में चेकिंग क्राइटेरिया ना वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि जो बच्चा सीएसएस में कहा जाता है कि 30 नंबर भी ऐसे में ले रहा है ना, वो पीएस को कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, वो उसका ऐसे पास कर जाएगा। और बाकी भी अगर देखा जाए उनके जो पेपर्स वगैरह होते हैं उस लिहाज से जो एनालिटिकल ज़्यादा अप्रोच की जाती है वो सीएसएस में है। पीएमएस में जो है ना वो जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं वो पीएमएस उनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन जो स्पेशली पंजाब से वो हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो पीएमएस है वो ज़्यादा टफ इन सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है। वो इस तरह से कि इतनी ज़्यादा हमारे पास अवाम है, लोग हैं जो सीएसएस में पास हो के भी एलोकेट नहीं हो सकते और मेरिट की वजह से। और दूसरा ये कि कुछ का ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स वो नहीं पास हो सकते। तो उसमें फिर वो जो बच्चा होता है वो पीएमएस के लिए तो ऑलमोस्ट तैयार होता है। तो एक वो बच्चा है जो बिल्कुल फ्रेश पीएमएस में जा रहा है, एक वो है जो सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स दे चुका है, 2 अटेम्प्ट्स दे चुका है या 1 भी अटेम्प्ट दे चुका है। तो फिर वहाँ पे ना वो कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ जाता है। और नंबर ऑफ थर्ड सीट्स चीज़, भी कम होती हैं हाँ, पीएमएस की। इसलिए इस तरह से तो पीएमएस ईज़ी है लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। तो अगर सीएसएस को किया जाए, सीएसएस ऐसा है कि बहुत जैसे महानूर ने बात की कि एक ब्रॉड कैनवस आपको दे देता है। इस तरह से अगर आप सीएसएस में करते हो, आप देखो आप 12 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेकिन एक्चुअली मेरा इसमें, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो मानून ने कहा है कि मैं इस बच्चों को इसलिए पीएमएस को पहले रिकमेंड करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो मैं इस एक्चुअली हमारे बच्चों की इंग्लिश लेवल उस वक्त वो अप टू द मार्क नहीं होता जो सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड है। और वहाँ पर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल उस वक्त अब बिल्ड नहीं होता, जो सीएसएस को क्वेश्चन को लेवल को समझने की मैं पावर कह लूँ या क्षमता कह लूँ, वो पीएमएस से हम डेवलप करके सीएसएस की तरफ जा सकते हैं, आई थिंक सो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये भी ठीक है लेकिन माइंड में ये रखना ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ पीएमएस के लिए तैयारी करें। एक बच्चा बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, वो सीएसएस को माइंड में रख के तैयारी करे तो पीएमएस आसान हो जाएगा। पीएमएस को रख के करेगा तो वो फिर उसी लेवल तक ही रहेगा। अपेयर बेशक पहले पीएमएस में हो जाए, सीएसएस में ना हो, लेकिन
तैयारी वो CSS को माइंड में रख के करे तो ज़्यादा वो कम्पीट करेगा। हाँ चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, थैंक थैंक यू। यू। अच्छा जी, अब एक जनरल चीज है, ये पीएमएस वाले थोड़ी सी आप लोगों को मैं हरे बाग दिखा देता हूँ पीएमएस वालों को फायदे क्या है। जो पीएमएस वाले हैं, सीएसएस में तो हमारे पास डिफरेंट एलोकेशन ग्रुप्स हैं। अब पीएमएस वाले एलोकेट कहाँ होता है? बेसिकली पीएमएस वाले को पास एक 17 ग्रेड ऑफिसर है, लाइक सीएसएस, नो डिफरेंस। दे गेट एलोकेटेड एज अ सेक्शन ऑफिसर, फील्ड पोस्टिंग, या ये डीपी डायरेक्टर्स होते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं। अगर आप सिविल सेक्रेटरीट में जाते हो, लिस्ट में नहीं लिस्ट कर दिया है, आप सेक्शन ऑफिसर जनरल रहते हो, एस्टैब्लिशमेंट, टेक्निकल, बजट, इंक्वायरीज एंड लेजिस्लेशन, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट जहां जहां इन्वॉल्व हैं पंजाब के, वहां पर एज आप सेक्शन ऑफिसर जाते हो। फील्ड पोस्टिंग क्या है? विच इज फील्ड पोस्टिंग इज मोर अट्रैक्टिव टू अस, विच इज आप एज असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी तहसील में होते हो, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आपके पास चार्ज होता है, या सब रजिस्ट्रार का, या डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पे जा रहे हो तो, या जनरल रेवेन्यू या असिस्टेंट पर जा रहे हो तो। अगर आप डिप्टी डायरेक्टर्स पे हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स में आपके पास डिप्टी डायरेक्टर, एंटी करप्शन, और जो सुबह लेवल पे आपके पास डिपार्टमेंट है, वहां पर आप एज अ डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट होते हो। अच्छा, अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, बेनिफिट्स वही है, पे स्केल इसका वही है। ये 2008-2009 के स्टैट्स मैं ले चुका हूं, जिसमें आपको ओवरऑल 69-70 थाउजेंड के करीब मिलता है इसको मिला के। और एक मैं और चीज भी बताना चाहूंगा आपको, पीएमएस ऑफिसर की सैलरी एज कम्पेयर टू सीएसएस ऑफिसर से ज्यादा है जो फील्ड में वो काम करता है। उनके पास फील्ड अलाउंस भी है, और दोनों के पास, अगर फील्ड वाला है तो दोनों के पास गाड़ी भी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो आपके पास, अगर आप पीएमएस पंजाब में अपेयर होने जा रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। आपकी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन 14 इयर्स की, मतलब आपने बीए भी किया हुआ सिंपल, यू मे अपियर इनटू सीएसएस एज वेल पीएमएस। एनीवन कैन अप्लाई इनटू विद कंपेयर टू, अगर मैं, if it is male, female and transgender, whatever, he or she may can apply. If he is fresh graduate और जॉब होल्डर, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। रिसेंटली एडवर्टाइज के मुताबिक, या अभी के एडवर्टाइज के मुताबिक, अब एज 32 हो चुकी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई मानू, इज इट करेक्ट? और सादिया? यस, अभी जो रिसेंट नोटिस आया उसके हिसाब से ये रिलैक्सेशन एज 2 इयर्स की मिली है। 32 हो चुकी है, पहले 21 to 30 होती थी, अब 32 हो जाती है। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे उनके लिए 37 होगी, विच इज एन प्लस पॉइंट्स फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट जो यहाँ पर सर्व कर रहा है, मतलब हमारे पास काफी यहाँ पर बच्चे होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल पर्सन हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट जो हो जाती है वो 10 इयर्स की हो जाती है। अच्छा, जहां पर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप बच्चों पूछ सकते हो, बीच में ही पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू। अच्छा, पीएमएस का जो सिलेबस है वो बेसिकली यूं, सर, जी जी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस 4 साल होना लाजमी है? नहीं नहीं, वो मिनिस्ट्रियल कोटा पे, हम मिनिस्ट्रियल कोटा पे बात करेंगे। अगर आप जनरल पीएमएस में जा रहे हो तो उसके लिए 4 साल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 5 साल की है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 1200 के सब्जेक्टिव हैं, मतलब जो आपने रिटर्न देना है वो 1200 का है, और 200 मार्क्स का वाइवा है आपका पीएमएस का, जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। इसके बाद जो आपका जीके का पेपर है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, एज पर पीपीएससी रूल। पीपीएससी हर जगह नेगेटिव मार्किंग करता है, और आपका एटलीस्ट 40% मार्क्स लेना पेपर में। लेकिन अभी मुश्किल है। चल म्यूट कर लें। सर ये सिर्फ जीके के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या ऑल ओवर? सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया।
जीके के पेपर में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका पीएमएस में, अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, पीएमएस के पेपर होता ही है कि पीएमएस में नेगेटिव मार्किंग सिर्फ जीके के पेपर में होती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड पेपर होता है। जीके का पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है? जी, 100 एमसीक्यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। जैसे आप पीपीएससी का वन पेपर दे के आ गए हो ना, लेक्चरर का या किसी भी हाँ पोस्ट जी, का, सेम टू सेम पेपर होता है, लेकिन जीके के बेस पे। ठीक है। और इसमें कितने परसेंट वाला पास होता है? इन जीके पेपर 40 मार्क्स वाला पास होता है। मैंने बताया ना 40% मार्क्स होने चाहिए आपके। जी जी ठीक है। एग्रीगेट 50% पे होना चाहिए, वैसे 40% होगा आपका। जो एग्रीगेट बनेगा वो 50% पे होना चाहिए। ओके। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम कंपलसरी की बात करें। मैं यहाँ पर सादिया से ही पूछना चाहूंगा। सादिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस? पीएमएस और सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या फर्क है? कौन सी अस्सलाम इजनेस यहाँ पर? वालेकुम अस्सलाम। जी। सीएसएस में ये होता है कि आपके इंग्लिश ऐसे सेम ऐसे ही, लेकिन उसमें जो ऐसे होता है वो थोड़ा टेक्निकल होगा, इसमें थोड़ा इजी होगा। वैसे कंपोजिशन सेम। उर्दू का पेपर पीएमएस में होता है, सीएसएस में नहीं होता। जबकि सीएसएस में जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है और पीएमएस में जीके का पेपर होता है, एमसीक्यूज टाइप। अच्छा, और यहाँ इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज सेम, करंट ऑफ ये पाकिस्तान स्टडीज भी सेम होगा। जस्ट उर्दू का पेपर होता है जो सीएसएस में नहीं होता, और जो जनरल नॉलेज है इसमें एमसीक्यूज टाइप आता है, और सीएसएस में जीएसए का पेपर होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एक मेन सब्जेक्ट आप भूल गई हैं, कौन सा सर? करंट अफेयर। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मैंने यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। जी जी। करंट अफेयर यहाँ पर नहीं होता, और जीएसए जनरल साइंस एंड एबिलिटी नहीं होता, जो कि जीके में चला जाता है यहाँ पर। वो जीके के पोर्शन में आ जाता है ना, जीके के पोर्शन में आ जाती हैं चीजें, करंट जैसे हम अफेयर और सीएसएस में जी सीएसएस में करंट अफेयर को बिल्कुल डिटेल करंट अफेयर करते हैं ना, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। जी जी। वहाँ पे सारा सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप आता है, जैसे वन पेपर एमसीक्यू। अच्छा, मानूर अगेन ओवर टू यू। अब यहाँ पर इंग्लिश एस्से की क्या डिमांड है मानूर? आप सुन रही हैं मानूर? जी। इंग्लिश ऐसे जैसे अभी सादिया ने कहा है, यहाँ इजी होता है और लेंथ का भी फर्क होता है और टाइमिंग का भी चेंज है आई गेस। तो 2 1500 घंटे हैं। वर्ड। जी। तो अगर वर्ड्स की बात करें तो 1500 वर्ड्स हैं, जबकि हम अगर सीएसएस वाले ऐसे की बात करते हैं तो वो 2500 से 3000 तक वर्ड काउंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ 100 मार्क्स का ही, मार्क्स तो सेम है, लेकिन यहाँ एज सच टॉपिक्स भी इजी आते हैं। मीन्स आप अगर 10 की चॉइस है तो आप उसमें से तकरीबन 3-4 आपको आते ही होते हैं, और बहुत मतलब कंपैरेटिवली सीएसएस से इजी होता है। और 1500 आपने वर्ड्स लिखने होते हैं 2 आवर्स, जिससे टाइम आपने बताया है। और बाकी ऐसे की टेक्निक तो सेम ही होती है, बस लेंथ में फ़र्क आ जाएगा, और उसको किस तरह हैंडल करना है ऐसे को, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और बाकी जिस तरह इन्होंने अपने पीपीएससी के अगर हम सिलेबस पे भी देखें तो उन्होंने टॉपिक्स मतलब एग्जांपल के तौर पे खुद साइट पे दिए हुए हैं। छोटे हैं, एजुकेशन कुछ डोमेन दी हुई हैं। यस, लाइक एजुकेशन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेजर डोमेन्स उन्होंने सारी लिख दी हैं कि उनमें से कोई भी आ सकता है। और वो करते तो हैं, वो हर साल मतलब इसी डोमेन में से कोई ना कोई करते हैं। जैसे हम 21 का पीएमएस देख लें या 20 का देख लें, तो इन्हीं डोमेन में से 2-3 टॉपिक्स तो आते हैं। यस, मतलब इजी होता है एज कम्पेयर टू, लेकिन बाजू का जिस तरह सीएसएस में एक बहुत लिटरेचर से आया होता है, एक बहुत फिक्शन टाइप टॉपिक होता है, तो उसमें से मुश्किल से करके मतलब 1-2 आप यूं मतलब पूरा 3000 तक वर्ड्स लिख सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा चॉइस बन जाती है, उसमें फिर फर्दर फिल्टर आउट करके आप एक चूज कर लो जिसमें पीएमएस मटेरियल ज्यादा बन रहा हो। अगर इन्हें नटशेल अगर मैं यही कहूँ कि पीएमएस का एसए क्रैक करना इजी है एज कम्पेयर टू सीएसएस। यस, ये तो ऑब्वियसली है, एक हाइप बनी हुई है कि जो पीएमएस के जो एसे हैं वो इजी होते हैं, जबकि जो
कंपैरेटिवली पीएमएस में जीके का पेपर और सीएसएस में एसए का पेपर वो एक थोड़ा मतलब कंपेयर करते हैं कि अगर इसमें एसए पास हो जाए सीएसएस में तो मतलब क्लियर हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स तो हो जाते हैं अगर किसी के, और पीएमएस में जीके का पेपर क्लियर हो जाए क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो नेगेटिव मार्किंग करते करते ही पास करना मुश्किल होता है, तो फिर वो मतलब पीएमएस आपका क्लियर हो जाएगा अगर बाकी सब्जेक्ट्स क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा रीता, ओवर टू यू। रीता, आपने क्या फर्क एनालाइज किया है इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन में जो पीएमएस की है और सीएसएस की है? आपने तो दोनों पेपर मतलब इसमें अटेम्प्ट किए हैं और आपने पास पेपर भी दोनों सॉल्व किए हैं। जो मैंने देखा है पीएमएस का, या जो अभी मैंने रिसेंटली एजे के पीएससी का दिया है, तो यहाँ पे जो प्रेसी होगी वो उसमें इतने डिफिकल्ट वोकैब नहीं यूज़ की जाती जो लेवल सीएसएस का होता है। यहाँ पे वो मतलब होता ये नहीं है कि बहुत इजी वो दे देंगे, लेकिन जो है कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा इजी होता है कि वो उसको समझ आ जाती है। अगर आपको कोई बीच में से कोई वर्ड नहीं भी आता ना, तो आप उस क्रक्स क्या है उस चीज़ को आप वो समझ जाते हो। और उसके अलावा जो ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो भी कंपैरेटिवली इजी आते हैं इन पीएमएस और बाकी जो प्रोविंशियल पीएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं। और उसके अलावा कंप्रीहेंशन भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस मैंने उसमें नहीं देखा कंप्रीहेंशन में। वो होता है कि मैंने इस तरह देखा है कि किसी एक साल में वो इजी आ रही है, कभी टफ आ रही है, इस तरह से चलता है। और जिसने बेसिक ग्रामर पढ़ी हुई है, मैंने कहा मुझे लगता है वो वो ये वाला पोर्शन कर सकता है। और ट्रांसलेशन इतनी कोई हार्ड नहीं है पीएमएस में। सीएसएस में वो थोड़ी सी टिपिकल दे देता है, हार्ड वहां पे मैं नहीं कहता, लेकिन वो टिपिकल दे देता है, उसको क्रैक करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता हाँ, वो होता है ना कि हम ऐसे उर्दू के वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे होते अपनी डेली लाइफ में, और सीएसएस में वो ऐसे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना वो उठा के दे देता है। एक वो कंफ्यूज करता है, दूसरा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह की दे देता है कि वो समझ नहीं आती कि इसको ट्रांसलेट कैसे करनी है, लेकिन फिर भी वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। मतलब अगर प्रैक्टिस की भी हो तो वो फिर कर सकते हैं, और वर्ड टू वर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जस्ट उसका जो अंदर थीम क्या है, उसका मीनिंग क्या समझ आ रही है, उसको आप ट्रांसलेट करके आ जाते हो तो वो आपका ठीक हो जाता है। है। ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो नई बला उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उर्दू का एक बम जो गिराया था ना। अक्सर बच्चे ना उर्दू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी है। सर हम उर्दू को कैसे करें, उर्दू एक तोप चीज है, ये वो। तो अब उर्दू पे अगर मैं महानूर की सजेशन लेना चाहूँ या ओपिनियन लेना चाहूँ, उर्दू कैसे लगी महानूर आपको अब पीएमएस देने के बाद? मुझे वैसे इजी लगी थी उर्दू क्योंकि थोड़े टाइम से पढ़ी भी नहीं थी, तो एकदम से थोड़ा मुझे तो थोड़ा फ्रेश लगा था कि काफी टाइम बाद दोबारा पढ़ रही हूँ। बाकी अगर कंटेंट की बात करें तो उसमें भी एस्से लिखना होता है, तो वो 30 मार्क्स का एस्से होता है, 1000 वर्ड्स लिखने होते हैं। उर्दू का एस्से इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता वैसे। मतलब अगर आपको इंग्लिश का एस्से अगर जिसने सही तरह कर लिया है ना, तो वो उर्दू का भी कर सकता है। मतलब अगर कोई एक टॉपिक आ जाता है, उसकी कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसी को ब्रेक करके एक टॉपिक से उसकी क्या क्या मतलब पॉइंट्स बन सकते हैं। जिस तरह अगर माहौलियाती आलूदगी फॉर एग्जांपल आया है, तो उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, माहौलियाती आलूदगी है क्या, मतलब आप रफ में आउटलाइन बना लें कि हमने पूरा ऐसे कैसे फ्रेम करना है। फिर आगे फर्दर खुद ही से क्वेश्चन उसके बना लें कि माहौलियाती आलूदगी के असबाब क्या हैं, उसके बाद माहौलियाती आलूदगी की टाइप्स क्या हैं, मतलब इकसाम क्या हैं। उसके बाद फिर इसको कैसे कम किया जा सकता है कौमी लेवल पर, बैन अवी सतह पर क्या क्या वो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और क्या क्या हो सकता है। मतलब क्वाइट इजी लगता है मेरे ख्याल से। यहाँ पर मेरे ख्याल में 4-5 पेजेस हर बच्चा लिख सकता है, वो 1000 पेजेस हो जाते हैं, 1000 यस, वर्ड हो जाते हैं।
मतलब जो 4 एक to 5 शीट है ना, pages। फॉर एग्जांपल 4 साइड्स और एक शीट कह लो, तो उसमें तकरीबन 1000 वर्ड्स बन जाते हैं। अगर किसी की राइटिंग स्पीड ज्यादा है तो वो मतलब ज्यादा भी लिख सकता है, टाइम मैनेज अगर हो जाए। लेकिन मिनिमम जो 4 साइड्स है ना, लाइक 1 शीट, उसमें 1000 वर्ड्स कवर हो जाते हैं। बाजू का कुछ स्टूडेंट्स का तो उससे भी कम, उस पे अगर हम काउंटिंग के हिसाब से करें तो 1000 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वही इंग्लिश की प्रेसी की तरह ही सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया उर्दू का भी। यहाँ पर एक इक्तबास है जिसकी आपको कुछ शेरों की तशरीह करनी होती है, कुछ की सलीस करनी होती है हमें, और ग्रामर से कोई क्वेश्चन दे देता है कि ग्रामर का वही जो उर्दू ग्रामर वाला पोर्शन है वहां से उसको कवर करना होता है। सेंटेंस की करेक्शन, यहाँ पर वही जुमलों की साख्त और जुमलों की मुहावरे, ज़रबुल मिसाल से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के दे देता है जो 5 से 10 नंबर मार्क्स का होता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर भी हैं, साथ ला के जो हमने वो कोई फिक्र 2-3 वर्ड दे देगा उसके हमें फिक्रे बनाने होंगे। ट्रांसलेशन यहाँ पर होती है, वहां पर तो उर्दू में होती है, आपको इंग्लिश में लाना होता है। यहाँ पर इंग्लिश में होती है, आपको उर्दू में लाना होता है। ये फर्क है। इस्लामिक स्टडीज का फर्क जो मेजर है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है, सीएसएस से कोई फर्क नहीं है इस्लामिक स्टडीज का। अगर मैं फर्क यहाँ पर बयान करता हूँ तो यहाँ पर जो सिरातुन नबी वाले क्वेश्चन में है ना, तो सिरातुन नबी वाले क्वेश्चन पे वो ज्यादा फोकस कर देता है। आप सल्लम की जिंदगी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एजुकेटर के तौर पर, डिप्लोमेट, वो इसमें ज्यादा जाता है। फिर खुलफाए राशिदीन की जिंदगी पर ज्यादा फोकस करता है यहाँ पर। और जो हर साल क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम या इन वर्ल्ड, सॉरी राइट्स भी आता है वो, अक्सर। हाँ विमेन राइट्स, ये 3-4 क्वेश्चंस वो हर साल पूछता है। इट्स अ फिक्स एरिया इस्लामियात का जो आना ही आना होता है बेसिकली। अगर मैं मानूर की ओपिनियन लेना चाहूँ इस्लामिक स्टडीज पे, तो मानूर, इज देयर एनीथिंग एडिशनल व्हिच यू वांट टू ऐड? सीएसएस में एक तहजीब वाला मतलब एक बुलेट है, वो हमारे पास इधर पीएमएस में नहीं। सीएसएस सिविलाइजेशन, में जी सिविलाइजेशन, वो एक कंप्लीट हेडर है, लेकिन इसमें देखते हैं ना पीएमएस के सिलेबस में, तो इसमें वो एज सच टॉपिक इंक्लूड नहीं है। बाकी तकरीबन सेम ही है, क्वेश्चन की नेचर भी एक जैसी आती है, लेकिन सीएसएस में थोड़े ज्यादा क्रिटिकल से क्वेश्चन पूछ होते हैं, मतलब आंसर तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पीएमएस में जरा सिंपल सा ही पूछा हुआ होता है। अच्छा, अब पाकिस्तान स्टडीज को यहाँ पर वो पाकिस्तान स्टडीज की ही तरह ट्रीट करता है, नॉट लाइक पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर में वो करंट अफेयर को भी जोड़ देता है और पहले वाली चीजों को भी जोड़ देता है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, लेकिन वो पाकिस्तान स्टडीज को पाकिस्तान स्टडीज की ही याद तक रखता है। सीएसएस में ऐसा नहीं होता। सीएसएस में पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर होता है ऑलमोस्ट वो करंट अफेयर बना होता है। इज इट ट्रू रिदा? ऐसा ही है, ये पाकिस्तान स्टडीज़ है, इसमें जो हम जस्ट पाकिस्तान रिलेटेड कर स्टडी कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स में वो करंट अफेयर्स को मिला के कर, मतलब अफेयर्स वर्ल्ड से पता चल जाता है कि पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में क्या अफेयर्स चल रहे हैं, या पास्ट को भी वो हिस्ट्री में मिलाता है ज़्यादा। ये जो इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद वाला डेकेड रहा है उससे, या इस तरह से क्वेश्चन उठा लेता है। और फिर जो करंट हैपनिंग्स हो रही होती हैं लास्ट 2 इयर्स में, उसको वो करके, तो मिलता जुलता पेपर लग रहा होता है अक्सर पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं है। पीएमएस में वो फिक्स डोमेन पे ही रहता है। वो पाकिस्तान स्टडीज जो मतलब हम एफएससी में जिस तरह पढ़ते रहे हैं जी जी, उस उसमें तरह से थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मतलब मॉडिफाइड है, लेकिन वो उस सेंस में कह रही हूँ कि वो जस्ट पाकिस्तान की डोमेन में रहता है। बिल्कुल, वो ज्यादा घुमाता नहीं है चीजों को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करता हूँ। जनरल नॉलेज का पेपर सबसे खतरनाक पेपर है पीएमएस का। अक्सर बच्चे इसी को फेल करते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स लाने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है यहाँ पे, 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। जो टॉपिक्स हैं हमारे वो करंट अफेयर है, एविडेंस साइंस है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जनरल जीके है हमारा, जो जनरल जीके चल रहा था वर्ल्ड में। अक्सर बच्चा जो कहते हैं जिसने जीके का पेपर निकाल लिया पीएमएस में, वो
पीएमएस को क्वालिफाई कर गया। इज इट ट्रू मानूर? Yes, I have already confessed this. कि एक जनरल सुनने में तो यही ये मिथ बनी हुई है बेसिकली। अब नॉट नेसेसरी, लेकिन नहीं, नेसेसरी तो कुछ भी नहीं है, वो तो सीएसएस में जो एसए की हाइप है वो भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन एज अ लाइक अ सर्वे आप कह सकते हैं कि जनरली क्या सुनने में आया है, तो वो यही बातें सुनने में आई हैं कि इधर जीके का पेपर क्वाइट टफ है, इसको क्लियर कर लें, एज अ नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हुई है इसमें, तो आप मतलब क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ऑप्शनल पे बात करते हैं। ऑप्शनल में बेसिकली यहाँ पर आई थिंक सो 30 सब्जेक्ट्स पीएमएस ऑफर करता है टोटल, जिसमें से आपको जो दिल करता है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप कर लें। लेकिन इसको ऑप्ट करने से पहले आप इसका सिलेबस लाजिम देखें। जो मैं सजेस्ट करता हूँ पीएमएस के लिए, वो बिजनेस साइड इज गुड, पॉलिटिकल साइंस इज गुड, और अगर कोई बच्चा बायोलॉजिकल साइंसेस से देन जूलॉजी की तरफ जा सकता है, बॉटनी की तरफ जा सकता है। लेकिन दीज आर नॉट गुड सब्जेक्ट्स, ये मार्क्स मतलब इतने हाई मार्क्स नहीं देते। पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस का जिसका कंसेप्ट अच्छा है वो ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर ले। इसका फायदा ये है कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ऑप्ट करने का यहाँ पर आप इसको सीएसएस का करेक्टर बना सकते हो। ये सीएसएस में भी सेम है, पीएमएस में भी सेम है। आपका एक ऑप्शनल यहाँ से रेडी हो गया सीएसएस और पीएमएस के लिए। दोनों का सेम सिलेबस है, दोनों की सेम चीजें हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंस। और बिजनेस साइड का अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बिजनेस साइड वहां पर जो सीएसएस में 100 मार्क्स की है, यहाँ पर 200 मार्क्स की है। लेकिन दोनों ही आसान है, बिजनेस साइड इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बच्चा इसकी तरफ है, किसी इस ग्रुप से है, तो वो ऑप्ट कर ले, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, और अच्छा मार्क्स देता है बिजनेस साइड। बाकी इन सब्जेक्ट को मैं रेफर नहीं करता और बोलता भी नहीं हूँ इसको ऑप्ट करे। अगर कोई भी फिर भी बच्चा कोई एक्सपर्ट है जिसकी फील्ड है, वो ऑप्ट करे लाजिम। उसके बाद ग्रुप सी आता है। ग्रुप सी बेसिकली डील करता है हमारा ये मैथ वाला बच्चा। यहाँ पर अगर कोई बैठा हुआ है तो उस प्योर मैथ के लिए है, क्योंकि जो मैथ का बच्चा जानता है वो साल 2 साल 3 साल 4 साल तक एक आके बैठा है, उसको मैथमेटिक्स करना आती होगी। अगर कोई कंप्यूटर साइंस से है तो वो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। कंप्यूटर साइंस का पूरा ये 4 साल का सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करना है, जो लेंथी सिलेबस है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर सादिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री सिलेबस एंड ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस? ये तो आप लोगों की डोमेन है मेरे ख्याल में। उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं होता कि जैसे मेरे ऑप्शनल्स हैं दोनों में सिमिलर हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और पंजाबी पॉलिटिकल साइंस एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पेपर 1 फिजिकल और ऑर्गेनिक से होता है, पेपर 2 मोस्टली, और बायोकेमिस्ट्री पेपर 1 में होती है, और जो दूसरी सारी चीज़ें हैं वो आपकी आ जाती हैं पेपर 2 में। महानूर, आपने ये दिया चीज़ ज़रा महानूर, इसको आप कंफर्म करें महानूर। केमिस्ट्री के पेपर को जरा सा थोड़ी सी रोशनी डालें। कि पेपर 1 में जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादातर फिजिकल और ऑर्गेनिक के पोर्शन से होती है, और पेपर 2 में जो है वो दूसरी बाकी केमिस्ट्री की सारी इनऑर्गेनिक और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इज इट? हाँ, इसी तरह ही होता है, लेकिन अगर सीएसएस की बात करें तो उसके जो पेपर 2 है उसमें मोस्टली ऑर्गेनिक ही होगी, और कोई 1-2 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली लेकिन इस दफ़ा बहुत डिफरेंस था कि जैसे हम अगर पास पेपर्स का एनालाइज किया, हमने देखा बहुत सारी कन्वेंस, और ऐसे लग रहा था, पेपर देख के लगता था बहुत ज़्यादा टफ होगा, मतलब सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हमें कैसे करेंगे, इनके मैकेनिज्म्स कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें। तो लेकिन इस दफ़ा जो पेपर आया था वो बहुत कंपेयर टू पास पेपर ईजी था, तो उसको इजीली किया जा सकता था। मैंने मतलब सिर्फ पास पेपर्स को देख के मतलब गिवन टाइम में मैंने उसको किया था, लेकिन पेपर अच्छा अटेम्प्ट हो गया था, अच्छा तो महानूर, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
मेरे यहाँ पर मानूर से आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीएसएस केमिस्ट्री एंड पीएमएस केमिस्ट्री? यस मैंने वही बताया, सीएसएस की केमिस्ट्री में लाइक पेपर 1 जो है, आपकी वॉइस थोड़ी सी लो आ रही है। सीएसएस की केमिस्ट्री में जो पेपर 1 है उसमें सब ब्रांचेस हैं अप्रोक्सीमेटली, ऐसे क्वेश्चन आएगा मेनली फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक से ज्यादा पोर्शन में। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें मोस्टली अगर एज पर सिलेबस बात की जाए तो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज्यादा होता है, और 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लाइक इस तरह का, वो भी चांस है, मतलब मोस्टली कन्वर्जन्स और ऑर्गेनिक से रिलेटेड होता है। अच्छा, लेकिन ये सब्जेक्ट मार्क्स देता है सीएसएस और पीएमएस में बच्चों को? डू यू Like, रिकमेंड के रखना चाहिए ये? मैं अगर अपने टीचर्स की बात करूं तो वो खुद पेपर यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, वो तो मुझे कभी भी रेकमेंड नहीं करती हैं कि साइंस सब्जेक्ट कोई भी आप रखें। इवन वो खुद पेपर सीएसएस के चेक करती हैं, सीएसएस के इंटरव्यू लेती हैं, सीएसएस ये केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, और बनाती भी हैं वो। लेकिन वो पता नहीं क्यों कहती हैं हमें वो हमेशा कि हाँ बेशक रिकॉर्ड उठा के देख लें, लेकिन कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं ऑप्ट कर लें। लेकिन मैं खुद से ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है लाइक दूसरे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में आप ओवरलैप अगर कुछ नहीं भी आ रहा फिर भी लिख देते हो क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता होता है। लेकिन ये प्योर फील्ड का सब्जेक्ट है तो आपने रेलेवेंट ही लिखना होता है, अपनी तरफ से तो कहानियां लिखनी नहीं है। और पूछा भी अगर आपको नहीं आता तो नंबर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको आता है तो अगर फेयर चेकिंग हुई है तो फिर मार्क्स आ जाते हैं। ओवरलैप करता है ये सीएसएस के साथ? सेम केस विद ज्योग्राफी? नहीं, ये ओवरलैप तो ऑब्वियसली करता है क्योंकि चीज साइंस तो सेम ही रहती है, इधर पीएमएस हो या सीएसएस हो। बस कुछ कंटेंट का फर्क हो सकता है लेकिन वो भी नहीं है, मतलब मोस्टली सिलेबस भी सेम है। और डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इधर के पेपर 1 में पूछ लें और उधर पीएमएस के वो पेपर 2 में पूछ लें, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कंटेंट सेम है। यस। अच्छा, कोई बच्चा ज्योग्राफी का शौकीन है तो वो ज्योग्राफी रख सकता है? रिता, मैं आपकी इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगा फॉर ज्योग्राफी फॉर सीएसएस और पीएमएस। इज इट गुड टू गो? मेरा इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि मैंने ये ऑप्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने ये सुना है कि ये स्कोर दे जाता है आपको। काफी लोगों ने ये ऑप्ट किया और अच्छा सीएसएस स्कोर में तो किया है। काफी स्कोर देता है, काफी पीएमएस स्कोर में भी दे दे देता जाता है। है ये। अगर किसी की जी। अच्छी है तो वो ज्योग्राफी, बाकी में अगर किसी को शौक है पढ़ने का तो वो इस सब्जेक्ट को लाजिम ऑप्ट करे। बड़े मजे का सब्जेक्ट है, इससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है जीके का वो भी क्लियर कवर हो जाएगा। आपका सीएसएस का भी सिलेबस डिजाइन हो जाएगा और पूरा पीएमएस वाला भी सिलेबस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हो तो फिर सब्जेक्ट को ही रहो। अगर लेकिन इसको फिर सब्जेक्ट को ऐसा बनाओ कि आप इसमें ग्रिप हासिल कर चुके हो। चलें, कमिंग टू नेक्स्ट ग्रुप। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिकल साइंस। सॉरी, पॉलिटिकल साइंस से हम पीछे कर चुके थे, ये गलत है। देन मैथ कॉम आता है। मैथ कॉम का पेपर मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैथ कॉम आसान है, इसका सिलेबस भी छोटा है। इसका मुझे महानूर बता पाएंगे कि मैथ्स कॉम का एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, मैथ्स कॉम का कैसा है महानूर? मैथ्स कॉम की बात करें तो मतलब इसके भी 2 पेपर होते हैं पीएमएस में, पेपर 1 पेपर 2। सेम ये सब्जेक्ट 7th ग्रुप से सीएसएस में भी इंक्लूड है। उधर एक मतलब 100 मार्क्स का होता है। अगर हम सीएसएस के मैथ्स कॉम की बात करें तो पेपर 1 में डिफरेंट लाइक मीडिया के बारे में मतलब उसकी डिफरेंट कैटेगरीज को टच करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं और हिस्ट्री क्या है। बाकी फिर हम डेफिनेशन, स्कोप, जो मतलब इस फील्ड से रिलेटेड के फीचर क्या है, कॉलम क्या है, एडिटर क्या होता है, सब एडिटर, उनकी ड्यूटीज और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन जो इसका पेपर 2 होगा उसमें हम फर्दर अगर कोर डोमेन में चले जाते हैं मीडिया की, जिसके अंदर हम फिर क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस वगैरह। लाइक कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स इसमें मतलब सब सिलेबस में इंक्लूड है बेसिकली। इसमें 1-2 मॉडल। मानू, सिंपल सा एक क्वेश्चन है इसमें मैथ्स कॉम का। एज यू आर फ्रॉम केमिस्ट्री फील्ड,
डू यू थिंक के बच्चे को ये ऑप्ट करना चाहिए मैथ्स कॉम या नहीं करना चाहिए? ये बच्चा निकाल लेगा सब्जेक्ट या नहीं निकाल पाएगा? नहीं, ये इजी है, केमिस्ट्री से तो कोई रिलेशन इसका नहीं बनता, मतलब नहीं मतलब आप किसी नॉन फील्ड से हो ना, मैथ्स कॉम इज नॉट योर सब्जेक्ट। यस, लाइक जिस तरह हम करंट अफेयर का कर सकते हैं हैंडल, इसमें भी जिस तरह मैंने अब पेपर दिए थे एज सच बिल्कुल प्योर क्वेश्चन ही किया था। लाइक आपने इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर देखा होगा लास्ट ये रिसेंट ईयर का, तो उसमें भी प्योर क्वेश्चन ही किया था, सारे करंट अफेयर बेस्ड थे। सिमिलरली ये मैथ्स कॉम का क्वेश्चन भी पीएमएस का वैसा ही था, इसके सारे क्वेश्चंस के जनरल करंट अफेयर बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसको फिर हमने सब्जेक्ट के हिसाब से आंसर करना था। मतलब इजी है, इसका सिलेबस भी मतलब डिफाइंड ही है, तो 10-15 दिन में सुकून से बैठ के तैयारी हो सकती है और समझ खुद से भी पढ़ा जा सकता है। मतलब इतना कोई एक्स्ट्रा समझने वाली चीज भी नहीं है। जो मॉडल्स हैं वो भी इजी हैं, लाइक सिंपल मॉडल्स हैं, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, लाइक इनका कैसे कम्युनिकेशन होती है ये हमें भी पता ही है, तो बहुत इजी है। अच्छा जी, मूविंग टू नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं तो इसमें फिर मैं ये 2 सब्जेक्ट रिकमेंड करता हूं, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क। सोशियोलॉजी में बच्चों को रिकमेंड नहीं करता, सिलेबस लेंथी है, लेकिन मैंने ऑप्ट किया था पीएमएस में, मुझे मजा आया। एक्चुअली जो सीएसएस की सोशियोलॉजी है वो 100 मार्क्स है, वो एक लिमिटेड सोशियोलॉजी है जिसमें वो एक ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी की बात करता है। अगर पीएमएस की सोशियोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि पीएमएस का सिलेबस लंबा है, तो वो अप्लाइड सोशियोलॉजी की भी बात करता है पीएमएस में। लेकिन अगर आपने सोशियोलॉजी को वाकई में सही से पढ़ा हुआ है तो आप पीएमएस के लिए सोशियोलॉजी को आंख बंद के अप्लाई कर लो। ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, अगर आपको वाकई में आता है तो आप इसमें आराम से मार्क्स उठा लेते हो। और सोशल वर्क क्या, मेरे पास कोई सोशल वर्क का मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन सोशल वर्क एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजी इजी है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन सोशल वर्क में ये कहा जाता है कि जो हम माशरे में जो चीजें पढ़ते हैं, जो करते हैं, थ्योरेटी पढ़ते हैं, उसको माशरे के लिहाज से इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा ही है ना मारू? जी ऐसे ही है, मतलब जनरल सा होता है, आपको इतना कोई डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, ना कोई थ्योरीज ना मॉडल्स, इसका सिलेबस शॉर्ट है। हाँ जी, बेसिक चीजें उनको मतलब जनरल लाइफ से भी आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पता है, लाइक ईदी का पता है, मतलब आप रेफरेंस के तौर पे अल खैर है, मतलब 4-5 तो हम यूं ही गिनवा सकते हैं, तो उन्हीं को अगर पेपर में इस्तेमाल कर लें तो वो आपका एज अ केस इन पॉइंट बन सकता है। तो ये काफी इजी है। फर्दर इसके पेपर 1 में 6 चैप्टर्स कह सकते हैं या 6 हेडर्स, उनको हम कवर करते हैं, और इसी तरह जो पेपर 2 है उसमें भी 4 हेडर्स हैं, बाकी अंदर सब हेडर्स हैं, तो उसके हिसाब से हम कवर करें तो ये भी इजी है। मतलब इसमें भी आपको 20 डेज तकरीबन अगर सही तरह बैठ के 2-3 घंटे पढ़े तो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन पीएमएस की जो सोशियोलॉजी है ना, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता बच्चों के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है। मुझे भी कवर करते वक्त बड़ी मुसीबत आई थी, परेशानी आई थी, क्योंकि मैंने सीएसएस की सोशियोलॉजी पढ़ी थी और यहाँ पर डिटेल सोशियोलॉजी है। आगे चलते हैं हम, लास्ट वाला जो ग्रुप आता है हमारा, इससे अगर पीएमएस में टोटल आपको 3 ऑप्शनल लेने होते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें से ये सारे ग्रुप आपके पास गिवन है। टोटल 30 सब्जेक्ट्स गिवन है, 30 में से आप 3 टोटल उठाओगे। अब इसमें से अगर कोई बच्चा पंजाबी बैकग्राउंड का है तो आंख बंद करके वो पंजाबी ले ले, पंजाबी इज वेरी इजी हियर। जिसको बोलना और लिखना आती है ना पंजाबी, वो यहाँ पे पंजाबी का पेपर निकाल लेगा। पेपर तो सिलेक्ट हो गया फिर। जिसको बोलना और लिखना आनी लाजिम चाहिए। पंजाबी में अगर आप गलतियां करोगे लिखने की ना, तो वो एग्जामिनर बिल्कुल रियायत नहीं करता लिखने पे, वो पेपर काटता है, आपकी वो इमला की गलतियां निकालता है। क्योंकि आप जैसे उर्दू में अगर कोई गलत करोगे या इंग्लिश में गलती करोगे ना, वैसे पंजाबी के लिए भी रूल है। बाकी पंजाबी का पेपर आसान है, रट्टा मारना है और जाके बैठ जाना है, सेम टू सेम। हर डोमेन उन्होंने कुछ डोमेन फिक्स की हुई है, कुछ ईयर वो आती है, कुछ ईयर वो आती है, अल्टरनेटिव चल रही होती है। लेकिन कुछ ऐसी हैं म्यूचुअल दोनों साल में आ रही होती है। अब जो बच्चा एजुकेशन बैकग्राउंड का है, वो
किसी ने एमएड या बीएड किया हुआ है तो वो एजुकेशन रख ले, किसी को पंजाबी नहीं आती तो वो एजुकेशन की तरफ चला जाए। ऑल्दो समझा जाता है कि भाई एजुकेशन मार्क्स ज्यादा नहीं देता, लेकिन आपकी ग्रिप है एजुकेशन पे तो फिर आप एजुकेशन उठा लो यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट बताए हैं, जो सर सीएसएस वाले ही सब्जेक्ट है सर, उनका सिलेबस भी सीएसएस वाला ही होगा? जो कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पर पीएमएस में है ना, प्रेसी वाला सिलेबस तो सेम टू सेम है, ओके सर। प्रेसियन कंपोजिशन। अब बाकी पाकिस्तान स्टडीज वाला सिलेबस लिटिल बिट डिफरेंट है एज कंपेयर टू सीएसएस। ठीक हो गया सर। और बाकी इस्लामियत का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्लामियत के सिलेबस में फर्क क्या है, वहां पर और यहाँ पर फर्क क्या, हमने डिटेल में बता दिया उसको। जी सर, वो पता चल गया था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाला टॉपिक और सीएसएस में। बाकी हमारे पास वहाँ पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी हट गया और पाकिस्तान सॉरी करंट अफेयर होता है सर। करंट अफेयर हट गया। सर इसमें उर्दू का भी बता दें कि स्कोर मिल जाता है कि नहीं? उर्दू, इस उर्दू की तरफ, इस उर्दू में जी जाएंगे, सर। इस उर्दू के ऑप्शनल में जाएंगे तो फंस जाएंगे आप, उर्दू सबसे ज्यादा क्योंकि मुश्किल है। आपको उर्दू अदब का पता ही नहीं है। ये वो करे जो एम में उर्दू है, ये अदब है। उर्दू अदब की तरफ चला जाता है वो पूरा। 2 पेपर होने हैं उर्दू का, एक उर्दू इसमें मेरे ख्याल में एक उर्दू का वो होता है, क्या नाम है, एक तो शेरो शायरी का पोर्शन होता है जो पूरा पूरा पोर्शन देता है, और एक वो ट्रेडिशनल वाला पोर्शन है जो उर्दू अदब का है। ये दोनों को पोर्शन को मिला के फिर ये इस पेपर का बनता है। ये पूरी उर्दू की मतलब वो हिस्ट्री वाली उर्दू है। सर फिर पंजाबी नहीं लिखनी आती, एजुकेशन ठीक है। जो आपको नहीं लिखना आता, जो आपने जिंदगी में किया नहीं, आप ट्राई करो, एक पैराग्राफ लिख के देख लो। जो मैंने ऑप्ट किया था, जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने सर ने कहा था कि बच्चे मुझे एक पैराग्राफ लिख के दिखा दो पंजाबी का, तुम्हें लिखना आता है तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा, अदरवाइज उन्होंने कहा था कि आप ये करना कि पंजाबी नहीं ऑप्ट करना। तो मैंने उनको लिख के दिखा दिया था। मैंने 1-2 गलतियां की, उन्होंने कहा था इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, तो वो मैंने ऑप्ट कर ली, वो मैंने सुधार ली थोड़ी सी, 2-3 पैराग्राफ लिखे, थोड़े 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, चेक करवाया उन्होंने, फिर मेरा ओके हो गया, मैं पंजाबी की तरफ चला गया, क्योंकि मुझे पंजाबी बोलना तो आती है, लिखना नहीं आ रही थी, तो लिखना मैंने वहां से थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली। सर आपकी अगर कराची में रह के पंजाबी ठीक हो सकती है तो मेरी पंजाब में रह के क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं बचपन से पंजाबी बोल रहा हूँ। सर फिर भी हमारी मतलब आपसे ज्यादा स्पीड में और फास्ट में और वर्किंग में है पंजाबी। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आपने लिखा या नहीं लिखा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम थोड़े से जनरल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी, सवाल ये आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्यों, कैसे करें, किस लिए करें। इसका सवाल, ये सवाल तो मैं रिदा से ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि रिदा का इस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है। हाँ जी रिदा, कहाँ से स्टार्ट करें? इंग्लिश 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 से स्टार्ट करें। इंग्लिश आप अपनी बेसिक ग्रामर जो है वो अच्छी कर लें। ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे कि वो अगर खुद ही कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से सीरीज पड़ी हुई हैं, वहाँ से कर लें। बुक्स हैं कुछ अच्छी ग्रामर की, वो उठा लें, उनकी खुद प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसको वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट करना है, सब्जेक्ट वर्ब वो एग्रीमेंट कैसे, क्योंकि अगर सीएसएस में जा रहे हो ना, वहाँ पे तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपकी वो गलती एक्सेप्ट करें। स्पेशली अगर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कर रहे हो ना, तो वो इसको गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर समझते हैं कि आप इस लेवल पे जाके, और ये ना आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये गलतियाँ बहुत आम होती हैं, की जाती हैं, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं माइंड में नहीं रहता, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं देख रहे होते, तो बहुत मिस्टेक। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, अब आप देखो, एक दफ़ा आपकी इंग्लिश ठीक हो गई है ना, बाद में आप कहीं पे उर्दू में भी लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे हो ना, उसको आप अपने वर्ड्स में इंग्लिश में
लिख सकते हो, उसे अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आपने कोई चीज़ न्यूज़ में जस्ट सुनी है, किसी के मुँह से, जैसे ये लेक्चर हो रहा है, सर आपको या कोई भी आपको ना जस्ट कोई एक स्टोरी टाइप कुछ बता देता है ना, तो आप उसको खुद से इंग्लिश में लिख सकते हो। तो इंग्लिश मेरे नज़दीक तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छा रिदा, यहाँ पर आपने ये बताया कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिल्कुल। ठीक है, अगर एक बच्चा है जो शुरू से बिल्कुल शुरू करना चाह रहा है, मेरा सवाल ये है कि अब ब्लैंक बच्चा आया, जैसे कि हम कभी ब्लैंक थे, हमें पता नहीं था कि हम मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करें। वो बिल्कुल। एक होता है ना, मतलब दिमाग में क्वेश्चन होता है। मैं 680 बुक्स लेके बैठ जाता हूँ, हाफिज करीमदाद की भी मंगा लेता हूँ, और सदात हुसैन की भी मंगा लेता हूँ, रैन मार्टिन भी पकड़ लेता हूँ, उधर से पकड़ लेता हूँ, उधर से पकड़ लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठता हूँ तो वो हो नहीं पाता। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैं मैं नर्सरी प्रेप में जाता हूँ ना, मैं एक नया बच्चा हूँ, मुझे आज एबीसी ही नहीं आती। वो टीचर मुझे सिखाएगा एबीसी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अब सीएसएस की एबीसी क्या है, यस पीएमएस की एबीसी क्या है, हाउ टू स्टार्ट विद सीएसएस और पीएमएस। अगर मुझे 4 महीने में या 3 महीने में सॉरी पीएमएस क्रैक करना है, अपकमिंग पीएमएस, तो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। ऐसा कि आप मुझे अक्सर गाइड करती थी कि ऐसा है कि हाँ, मुझे एक पीएमएस के लिए या सीएसएस के लिए एक मैं ऑप्शनल ले लूं, या एक साथ में कोई एक इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को डेली चलाऊं, तो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज द एबीसी ऑफ सीएसएस और पीएमएस। कुछ को तो होता है कि थोड़ी बहुत नोहा होती है, लेकिन कुछ को बिल्कुल ही नहीं पता होता। तो उसमें यह है कि आप सबसे पहले जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, क्योंकि बाकी बहुत से लोगों ने भी वो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उन पे रिलाई ना करें, वहाँ पे अक्सर मिसगाइड हो जाता है बंदा। तो ऑफिशियल वेबसाइट अब सीएसएस के लिए एफपीएससी की, और पीएमएस के लिए जो पीपीएससी होगी आई गेस, तो पीएमएस की जो है, तो उसकी वेबसाइट पे जाके इनका एक तो सिलेबस देखें। आपने यहाँ पे उन्हें सब्जेक्ट्स का बता दिया, लेकिन इन्होंने जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, या इन्हें पता तो हो कि टोटल सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, वो देख के उसके बाद उनका सिलेबस देखें और पास्ट पेपर्स देखें। पास्ट पेपर्स अगर तो कम टाइम में कोई क्रैक करना चाह रहा है, तो वो तो फिर पास्ट पेपर्स को देख के उसके मुताबिक देखे कि क्वेश्चंस किस डोमेन में, किस डायमेंशन में पूछी जा रही हैं, और लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके, तो उसके अकॉर्डिंग जे कोई एक सब्जेक्ट बुक पकड़ ले जो मार्केट में अवेलेबल है सीएसएस या पीएमएस के लिए, और एक कोई बाकी रेफरेंस बुक जो है ना वो लेकर, बाकी यूट्यूब पे बहुत सी सीरीज पड़ी हुई है, वहाँ से थोड़ा लें वीडियो देख के, और उसके बाद फिर बुक वगैरह से वो करते जाएं, और लेंथी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वो जैसे भी जिसका जिस तरह से हो, हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, उस तरह से तैयारी करें। और बाकी इंग्लिश जो है ना, मैं जो कह रही थी वो बात, उस पे मैं ज़्यादा फोकस इस तरह कर रही हूँ कि वो मुझे अपनी मिस्टेक लगती है, और मैं इसलिए फिर हर किसी को अब ये कहती हूँ कि इंग्लिश पे फोकस करें। हमारा ये है ना कि हम लोग होता है कि माइंड में आया सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, सबसे पहले होता है कि हम कुछ पढ़ें। मतलब हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि हम कुछ पढ़ें, उससे रिलेटेड, हमें उससे इंग्लिश तो रिलेटेड लगता ही नहीं है ना, हमें लगता है कि जो इंग्लिश है ना वो तो एक बस अलग से कोई चीज़ है, वो उसको हम सीएसएस वाली चीज़ें, मतलब वो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हो गए, वो आईआर के हो गए, वो करंट अफेयर्स के हो गए, वो पाकिस्तान अफेयर्स के हो गए, मतलब न्यू न्यू टॉपिक्स पढ़ना, ये वो हर बच्चे का ये दिल कर रहा होता है कि मैं बस ना सब कुछ कर ही लूँ, इंग्लिश को साइड पे करो, ये बाद में हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब एग्जाम्स करीब आते हैं, लास्ट 10 डेज में जाके फिर हम कहते हैं कि अब हम इंग्लिश को कैसे करेंगे, इंग्लिश को ईजी ले रहे होते हैं। इंग्लिश को करें, इंग्लिश जो है ना, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है ना, आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप बाकी चीज़ें भी उसको कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक इंग्लिश अच्छी है, तो फिर आप ऐसे करो कि ये भी मैं बोलूँगी कि, मैं तो नहीं बोलूँगी आप ऐसे कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो 2 सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम नहीं चला सकता,
वो मतलब उनका ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम एक सब्जेक्ट को पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ का ये होता है कि मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता हूँ, तो हम 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेकर चलते हैं। तो ये तो हर किसी की अपनी नेचर है, वो किस तरह से लेकर चलता है। आप एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप अपने ना वो टारगेट सेट करें। वीकली टारगेट्स हो गए, फिर जो है आप 15 डेज़ के कर लें, मंथली कर लें और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। जो आप लिखें डेली में 1 घंटा आप रखें, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस लाज़मी करें, ये ज़रूरी है। क्योंकि हमें याद तो हो जाता है, बाद में लिखना कुछ नहीं आता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा महानूर, आप लोगों के मैं क्वेश्चन लूंगा। लास्ट 20 मिनट्स में आप लोगों के एक क्वेश्चन लूंगा। जो मैं जिस चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ ना आप लोगों को, पहले हम वो करते हैं पार्ट, फिर हम उस पे आते हैं। जो जो क्वेश्चन आप लोगों के होंगे मैं सारों को एड्रेस करूंगा, डोंट वरी। अच्छा महानूर, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, अगर मैं यही सेम क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मैं एक नालायक सा बच्चा हूँ, मुझे स्टार्ट करना है पीएमएस के लिए। मैं स्पेसिफिकली पीएमएस की बात कर रहा हूँ, अभी सीएसएस को मैं नहीं ले रहा। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मुझे कुछ नहीं पता दुनिया जहां का। महानूर। लाइक स्टार्ट तो मैं भी यही कहूँगी कि इंग्लिश से ही करना चाहिए। आपको इंग्लिश में भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख के, मतलब आप डायरेक्ट ऐसे की तरफ ना जाएं। अगर हम सॉरी मतलब फुल कंप्लीट लिखने की कोशिश ना करें, एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ्स में शॉर्ट वर्क करके उसमें मतलब से लाने की कोशिश करें। किसी काबिल बंदे से, यूं नहीं कि मैंने खुद ही लिख लिया और खुद ही अपनी तारीफ करे जाए, मतलब कई बंदे से चेक। और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि ये बेटर, मतलब थोड़ा 50 ये पूरा साथ इंग्लिश तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ चलती है, को मैनेज करके बाकी सब्जेक्ट्स साथ एक एक या ले दो और इंग्लिश साथ साथ। अच्छा महानूर, आपकी तरफ से ना डिस्टॉर्शन आ रही है, आई थिंक सो माइक में। अब सही है आवाज? जी थैंक यू। मैं रिपीट करूं या आ गया था समझ? अगर बच्चों को समझ आ गया तो वेल एंड गुड। मेरे ख्याल में आपने वही कहा कि इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी बताई है रिद्धा ने, जिस पे फोकस किया है। जी मतलब बेसिक इंग्लिश पे ही फोकस हो, उसके बाद उसको तकरीबन अच्छा बेसिक। मेरे पास अब मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैं जिस चीज पे फोकस कराना चाह रहा हूँ, मेरे पास 4 महीने हैं, मुझे पीएमएस में अपियर होना है। अभी जो पीएमएस आ रहा है, तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ पता ही नहीं है दुनिया जहाँ का, तो मैं कैसे स्ट्रेटजी अपनाऊं तो मुझे पीएमएस के पूरे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएं, और जो इंग्लिश का एक मसला मसाइल हम जिंदगी में हमारी चल रहा है उसको भी कवर कर लूं। इसका मैं एक्चुअली आंसर चाह रहा हूँ। लाइक मैं यूं कहूंगी कि अगर 4 मंथ्स हैं तो उसको आप पहले इस तरह डिवाइड कर लें। इस तरह डिवाइड कर लें कि फर्स्ट 2 मंथ्स में तो अभी आपको बिल्कुल ही नो हाउ नहीं है क्या है सब्जेक्ट और क्या पढ़ना वगैरह है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में तो उनको उनका सिलेबस कवर करें, मतलब सब सब्जेक्ट्स के 12 सब्जेक्ट्स के उनके सिलेबस को याद करें। उनका मतलब याद नहीं करें भी, सिर्फ नॉलेज उनका ले लें, डाटा इकट्ठा कर लें। और उसके बाद जो 3rd मंथ होगा उसके अंदर भी फर्दर डाटा को फिनिशिंग दे के और मींस टेस्टिंग की तरफ चले। मींस लास्ट का जो 1.5 मंथ होगा उसमें आपने बस टेस्ट देने हैं। अब जितना आपने मतलब इसका तो कभी दिल मुतमईन होता ही नहीं है कि अब हमने कर लिया है कवर। बस उन 2-2.5 महीनों में जितना आपसे कवर हुआ है, डाटा इकट्ठा हुआ है, उसको इनफ समझ के अब जो लास्ट का 1.5 मंथ होगा उसमें डिफरेंट कोई भी सीरीज ज्वाइन कर लें, टॉपिक वाइज टेस्ट और फिर हाफ बुक, फुल बुक, डिफरेंट स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं टेस्ट की, उनको ज्वाइन करें। जब तक पेपर से पहले एक दफा आप पेपर फुल बुक मॉक नहीं दे देते ना, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मेनली यही कि 2.5 महीने तक आपको तकरीबन अपनी फुल प्रिपरेशन, आपने डाटा इकट्ठा कर लिया है, थोड़ा बहुत साथ रिवाइज भी कर लिए क्या है, और लास्ट 1.5 मंथ में आपने उसकी रिटन प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं जितने हो सके। यही स्ट्रेटेजी मैं तो सजेस्ट करूंगी। अच्छा सिलेबस से मुझे यहाँ पर याद आ गया कि जब भी आप लोग किसी चीज को स्टार्ट करने लगो ना, उसका कोशिश करो सिलेबस अपने पास डाउनलोड कर लो, या तो अपने पास उसकी हार्ड कॉपी रख लो। हमारे उस्तादों ने, हमारे टीचर्स ने हमें यही सिखाया है कि जब भी कोई चीज स्टार्ट करो
तो उसका जो सिलेबस था ना अपने पास, अपने प्रिंटेड फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। जब भी किसी चीज को पढ़ने लगो तो उसका सिलेबस देखो कि उस सिलेबस में लिखा क्या हुआ है, कि आज आपको पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि अंधों की तरह आप सब कुछ पढ़ लोगे तो फायदा नहीं होगा। वो आपने उसको स्कैम करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी तरफ चलना है। सबसे पहले स्ट्रेटजी है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी सिलेबस में, लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास थ्योरिस्ट है उनको कवर कर लेना है। वो पूरी पॉलिटिकल साइंस का क्रक्स है जिसको मैंने हर जगह इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने बाकी सारी चीजों को देखना है। फिर अप्लाइड, यानी कि अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस की तरफ आता है, मतलब किसके क्या सिस्टम्स हैं, किसकी क्या डेफिनेशंस है, उसकी तरफ आऊंगा मैं। वो वाला पोर्शन कंपैरेटिवली आसान है, वहां पे आपको सिर्फ समझना है और रट्टा मारना है। जो ये वाला है, जो समझने वाला पोर्शन है, थ्योरीज वाला, ये आपको सबसे पहले करना है। ये टाइम भी लेता है काफी। सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आप बताएं किसी बच्चे के जो पॉलिटिकल क्वेश्चन। साइंस सीएसएस और पीएमएस दोनों का सेम सिलेबस है? बिल्कुल सेम सिलेबस है सर सीएसएस का सिलेबस मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कुछ सब्जेक्ट का तो वहीं से हो जाएगा, ताकि वो हार्ड फॉर्म में हो तो करना इजी हो जाता है। फिर भी पीएमएस का सिलेबस अपने पास निकलवा लीजिएगा। पीएमएस अगर आप करना चाहते हैं तो पीएमएस का सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में होना तो चाहिए। पीएमएस के अटेम्प्ट दी जाएगी, क्योंकि सीएसएस की नहीं, सीएसएस के लिए थोड़ी ज्यादा। जी सर, पीएमएस का देना है। अच्छा चलें, अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना उनको हम एड्रेस कर देते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो बताएं। सर ये इंग्लिश में जो हम यहाँ टेंस पहले करें या ग्रामर के हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए? सॉरी, अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। सर मैं इंग्लिश के रेलेवेंट पूछ रही हूँ कि इंग्लिश में पहले ग्रामर करनी चाहिए या टेंस करनी चाहिए, अगर आपने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है रिटन फॉर्म में? मैं तो आप लोगों को पहले अगर आपको टेंस नहीं आते तो टेंस भी करने चाहिए, लेकिन आपकी ग्रामर का वाला जो पार्ट है वो आपको आना चाहिए। इज इट ट्रू रिदा? जी इंग्लिश, बिल्कुल। इंग्लिश ग्रामर ग्रामर अगर आप वो आपको पता होगा एडजेक्टिव का यूज क्या है, एडवर्ब का यूज क्या है, नाउन, प्रोनाउन और ये जो सारे आ जाते हैं कंजंक्शंस वगैरह। पार्ट्स ऑफ तो स्पीच। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें आप उसको। तो वो आप पहले देख लें, उसके बाद आप टेंस की तरफ मूव करें। पहले आप जो बेसिक चीजें हैं, आर्टिकल का यूज और ये सब कुछ, जैसे इसको हमने करके और फिर शगुफ्ता उसके थी ना बाद ये, फिर टेंस की तरफ जाएं आप। और अ, उसके बाद साथ प्रैक्टिस करते रहें। रेनन मार्टिन की अगर बुक है तो वो ले लें, या कोई भी बुक उसमें आप ले लें ग्रामर की, जो अच्छा आपको इजी लगे। शगुफ्ता, एक्सक्यूज मी जैसे मैम, हमने ना रेनन मार्टिन अगर हम जस्ट पढ़ते हैं, हमारे पास मतलब बुक है, हम पढ़ते हैं, तो क्या हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी खुद से, या किसी टीचर की जी, जरूरत होगी? बेसिक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक का मतलब ये है कि आपको पता हो कि एडजेक्टिव क्या है। क्योंकि अक्सर ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको एक उनके पास सेंटेंस आ जाए ना तो उन्हें ये नहीं पता कि इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, इसके अंदर एडवर्ब क्या है, इसके अंदर नाउन कौन सा है। तो वो चीज़ें आपको यूट्यूब से भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया के चैनल्स की ना बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ पड़ी हुई हैं, वो आप देखें। और रेनन मार्टिन से भी आपको ना वो उसकी ये है कि एंड पे एक्सरसाइज दी हुई होती है और उसकी एक की भी अवेलेबल मैम होती उसका है। सोल्यूशन भी दिया हुआ है, एक सेपरेट बुक में उसका सोल्यूशन भी जी, साथ जी। में दिया हुआ बिल्कुल, वो की है तो आप वहाँ पे वो सॉल्व करके, तो आप वो की से वो देखते जाएँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितने जो हैं वो क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं या आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो इंग्लिश के लिए अगर आप किसी अच्छे टीचर्स को जॉइन करते हो तो आपका ये नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह हेल्प करेगी, हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आगे जाके जॉब में भी आपको ये हेल्प करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी क्या है? कोई नेक्स्ट पूछें बच्चा, इसका कोई कंसर्न था? नेक्स्ट मैं रिसेंटली क्वेश्चन ले लेता हूँ। रिसेंटली हमारे सर पास ये एग्जाम्स कब होने हैं और ये एडमिशन वगैरह कब जाएगा?
अच्छा मैं बता देता हूँ। तो एग्जाम्स इसके होने हैं पीएमएस के। पीएमएस की अभी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी दिसंबर में, और इसका एग्जाम होपफुली मार्च तक हो जाएगा। मेरे ख्याल में मानूर इसको फॉलो कर रही हो, तो मानूर ऐसा है। यस, दिसंबर में ही ऐड आएगी और प्रोबेबली मार्च तक पेपर हो जाएंगे। ये जो सीएसएस के पेपर के बाद फॉरेन पेपर इनके भी हो जाएंगे। दिसंबर में ऐड आएगी रजिस्ट्रेशन की। तब तो ये इतने से ड्यूरेशन में हो जाएगी तैयारी। देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो हमने जो अटेम्प्ट दिया है वो तो 1 या 2 महीने की तैयारी पे दिया है, क्योंकि हमारा पीछे से सीएसएस का बैकग्राउंड था। और अगर आप लग के करते हो, आपके पास वाकई में आप करने की चाहत है, आपके लगन है, तो मेरे लिहाज से 2 to 3 मंथ्स आर इनफ। लेकिन आपको उसको फिर जस्टिफाइड करना है। 2 to जो 3 मंथ्स है ना, आपने उसमें वाकई में ही पीएमएस की तैयारी करनी है, खानापुरी वाली नहीं, वाकई में। सर मैंने ये दिया हुआ एक दफा पीएमएस, आई गेस 2016 में दिया था। तो सर उसमें ना पास पेपर से ही किया था, तो 70-80% उसी में से आया था, लेकिन पता नहीं फिर कर नहीं पाई। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करता कि सिर्फ पास पेपर करके जाओ कभी। नहीं सर, उसमें आया था, काफी सारा था, मतलब कि इतना ऐसे मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं थी, क्वेश्चन थे, लेकिन बस वो अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं था सही, या उसको मैं फॉलो नहीं कर पाई थी, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड थे। इसमें सर जी जी पूछे। जी जी सर, जब हम एग्जाम दे लेते हैं, जैसे इन्होंने बात की है अभी, तो इन्होंने एग्जाम दिया, इनकी तरफ से मतलब ठीक हो गया वो एग्जाम, रिजल्ट आता है, तो तब एक बच्चा जो है वो फेल हो जाता है एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में। तो सर फिर वो वीक एरियाज का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो वीक एरियाज थे वो कौन से थे, हमने अब नेक्स्ट टाइम जो है वो किस पे फोकस करना है, कौन सी मतलब चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें काइंडली। इसका महानूर इसका आंसर आप देंगी। वीक एरियाज का तो बेसिकली तो पहले एवेल्युएशन से ही पता चलेगा, कि जब आप बार बार टेस्ट देंगे उधर से आपको पता चलेगा कि जो टीचर है वो क्या मिस्टेक निकाल रहा है। उसके बाद रिजल्ट के मार्क्स देख के भी आपको अंदाजा हो जाता है कि मतलब जहन में होता है आपने कैसा पेपर किया था, और उसके बाद आपके पास सामने मार्क्स होते हैं, तो फिर आप क्लिक कर देते हो क्या ये पॉइंट मिस्टेक हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि बेहतर आए। बाकी एग्जैक्ट एवेल्युएशन टीचर जो आपकी करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रामर की मिस्टेक है, या आपने टॉपिक को सही नहीं समझा, या आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, या जो एक प्रॉपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने डिफरेंट हेडिंग्स देनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है, उसमें कोई मिस्टेक है, तो वो फिर उस तरह इवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा। इसका मैं एक और आंसर देता हूँ। लेट्स से मेरा एक टॉपिक था लास्ट टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, याद होगा मानो। तो मैंने ऐसे की बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसको कैसे परसीव किया, उसमें क्या लिखना था, अब जिस डायरेक्शन में मैंने लिखा उस टॉपिक को, अगर तो मेरा तो ऐसे पास हो जाता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इसका मतलब मैंने राइट डायरेक्शन में लिखा था और इट वाज गुड टू गो। अगर उसमें मेरे ऐसे में कोई मसला आता है या नंबर कटते हैं कि कोई फेल होता है, वो इसका मतलब वो मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं थी जो मैंने ऐसे को अटेम्प्ट किया, या तो मैंने टॉपिक को सही क्रैक नहीं किया, या तो जो मैंने ऐसे का अटेम्प्ट करने का वे था वो गलत था। वो आप खुद को उस वक्त ही एवेल्युएट कर लेते हो। और दूसरा, जैसे मानू ने कहा कि आपको इससे पहले, अपेयर होने से पहले टेस्ट देने, खुद की एवेल्युएशन करानी है, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, और वो मिस्टेक पेपर में नहीं करोगे। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो फाइनली आपको पता चल ही जाएगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर वैसे ही पड़े होते हैं पीएमएस के, इस सामने उसको रख के देखोगे कि पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपने गलतियां की थी। जी जी ठीक है सर। सर ऐसे में आउटलाइंस बनाते हैं? डेफिनेट। आप इंग्लिश ऐसे की बात कर रही हैं, उर्दू ऐसे की बात कर रही हैं? इंग्लिश की, क्योंकि हम एफएससी तक तो बनाते थे। डेफिनेटली ऐसे में आउटलाइन बनेगी बनेगी, ऐसा कोई ऐसे नहीं है सीएसएस या पीएमएस का जिसमें आउटलाइन नहीं बनेगी। लेकिन हेडिंग्स नहीं होती ना?
नहीं, हेडिंग्स नहीं होती यहाँ पर। ओके। और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोबारा शेयर कर देंगे, सिग्नल प्रॉब्लम था तब। अच्छा, वो मैं आपको स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, आप सिलेबस भी आपको उनको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, और स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन वो जो मैं आपको ऑप्ट करने के लिए रिकमेंड करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वो मैं बता देता हूँ, जो जो मैं अपने एक्सपर्टीज के तहत या मैं अपने अंदाजे के तहत बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। इसमें आप लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले जाओ, इट्स गुड। इसमें आप मैथ्स कॉम की तरफ जाओ। इसमें आप चले जाओ बिजनेस एड की तरफ, अगर कोई बिजनेस एड का बच्चा है CSS PMS के लिए। इसके बाद आप ज्योग्राफी की तरफ चले जाओ, ज्योग्राफी दोनों में है। इसके बाद आप सोशियोलॉजी या सोशल वर्क की तरफ चले जाओ। ये आपके पास मैं चॉइसेस बता रहा हूँ। ओके। ये आपके पास, आपने 3 सब्जेक्ट इसमें से कोई से ऑप्ट करने हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का आपका अपना सब्जेक्ट है। हाँ जी। इसके बाद आपका पंजाबी आ जाता है। एक केमिस्ट्री, एक पंजाबी और एक और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है ना? पंजाबी रखो या एजुकेशन रखो, आपकी मर्जी है। आप इन सारे सब्जेक्ट में से ये जो आप मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। सर हम केमिस्ट्री, पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि सर पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान स्टडीज का लिंक है आपस में, तो कुछ सिलेबस वहां से कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मार्क्स यहाँ पर आपके बन जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री, पंजाबी एंड पॉलिटिकल। सर इससे हमारी केमिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगी, हमारा वो सब्जेक्ट है तो चले आएगा हमारा जो एसोसिएट आप पर अपना डिपेंड करता है। कोई बच्चा चाहता है कि मैं केमिस्ट्री ना रखूं क्योंकि केमिस्ट्री उसको सही से नहीं आती है, वो उसको केमिस्ट्री में टाइम लगेगा, वो फिर इन सब्जेक्ट की तरफ मूव कर ले जो मैंने यहाँ पे बताया। सर ये पंजाबी और एजुकेशन दोनों नहीं सिलेक्ट हो सकते? नहीं, एक ही है, इसमें से कोई एक होगा। अच्छा, मतलब एक ग्रुप में से एक ही सिलेक्ट होगा? एक ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे, जल्दी से पूछे, 5 मिनट है हमारे पास, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर 2 सब्जेक्ट्स के जो पेपर है उनके दरमियान गैप कितना होता है? अच्छा, यहाँ पर मैं जो कंपल्सरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक के बाद एक और होते हैं, और ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट्स में आपके पास कोई छुट्टी आ जाती है, या होता ही है कि कंपल्सरी के बाद छुट्टी आएगी, कंपल्सरी के बाद तकरीबन 1-2 दिन का गैप्स आ जाता है, फिर आपके ऑप्शनल स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शनल जो पेपर होता है वो दिन में 2 होते हैं। लाइक आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पेपर 1 फर्स्ट टाइम होगा, फिर पेपर 2 होगा। ठीक है, दिन में 2 पेपर हो रहे हैं आपके, सुबह से लेके तकरीबन आपको 4-5 बज जाते हैं। ओके। और ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ जीके का होता है, बाकी सारे सब्जेक्टिव होते हैं? जी बिल्कुल, जीके का ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी। कोई और सवाल इसमें? ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है, लाइक पाकिस्तान करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव तो इंक्लूड होता है 20 मार्क्स का, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, लेकिन कंप्लीट पेपर ऑब्जेक्टिव वो जीके का है जिसमें मानूर आपकी वॉइस में ना डिस्टॉर्शन आ रही है, एक्चुअली वो सही से अब आ रही है आवाज आपको? आ रही है डिस्टॉर्शन के साथ। आई थिंक तो आपका हैंड फ्रीज का इशू है। अब आई है आवाज क्लियर? जी आ रही है। ये कह रही थी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, लाइक वो 20 मार्क्स का है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ऑप्शनल्स हैं, लाइक पीएमएस की तो ऑप्शनल सारे सब्जेक्टिव हैं, लेकिन सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें भी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो लेकिन जो जीके वाला पेपर है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का विद नेगेटिव मार्किंग। तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए उनको भी प्रिपेयर करना पड़ता है कंपलसरी को। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज है, और ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं। वो जब आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगी, अगर आपने सही सब्जेक्ट को पढ़ा है। कंपलसरी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है?
नहीं, वहाँ पर 20 मार्क्स के वो अब नहीं है। जो प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है वो जीके का है, जिस वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ओके। जी कोई फर्दर क्वेश्चन? सर मिनिस्ट्रियल कोटे का नहीं बताया। मिनिस्टर कोटे के लिए क्या पूछना चाह रहे हैं? मिनिस्टर कोटे के लिए मेरे ख्याल में आपको पता है। मिनिस्टर कोटे में जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ, ये आपको Yes, sir. पता है। वहीं पे सिलेबस एक जीके का पेपर है, उसमें इंग्लिश ऐसे 25 मार्क्स है, उर्दू ऐसे 25 मार्क्स है, और इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है वहां पर। इस्लामिक स्टडी का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस 100 मार्क्स का है। 4 पेपर हो गए सर? टोटल एक ही पेपर है। मिनिस्ट्रियल कोटा इज हलवा इन योर प्लेट, मैं इसको ये कहता हूँ। और 5 साल की सर्विसेज की वहां पे इसकी लिमिट है। 5 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 14 ग्रेड पे इस वक्त या 16 पे सर्व कर रहे हो तो आप मिनिस्ट्रियल कोटे में जाओ। आपको सिर्फ 2 टाइप के पेपर देने हैं, जो बेसिकली आपका एक इस्लामिक स्टडीज का है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, 100 मार्क्स का होता है वो। दूसरा फिर जीके का है। जीके यहाँ पे 75 या 60% होता है, लाइक जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आपका उर्दू ऐसे है, वो 25 मार्क्स है यहाँ पर। इंग्लिश ऐसे है, वो भी 25 मार्क्स का है मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए। अगर यहाँ पर मिसबा हसनैन है जो हमारे साथ सर्विसेज उनकी 5 साल की हो चुकी है, या इरफान है, ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 16 पे 14 पे काम कर रहे हैं, तो वो मिनिस्ट्रियल कोटे की तरफ चले जाए आराम से। कोई और क्वेश्चन मिनिस्ट्रियल कोटे में? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है या हम वाइंड अप करें? आई थिंक सो आप लोगों को कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है, हम वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिदा एंड महानूर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप लोगों ने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। होप सो आप नेक्स्ट भी देंगे हमें टाइम, और इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन ऐसे और नेक्स्ट भी हमारे होते रहेंगे इन लोगों के साथ। जहाँ तक पॉसिबल है हम गाइड कर देंगे इनको, या हमसे अगर कोई अगर किसी ने रिदा से गाइडेंस लेनी है या महानूर से गाइडेंस लेनी है, दे में पर्सनली अप्रोच वाया मी। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि हमें मैम रिदा से कांटेक्ट करना है या मैम महानूर से कांटेक्ट करना है, तो मैं आप लोगों का इनसे कांटेक्ट करवा दूंगा। हो सकता है कि मतलब जिंदगी में आप लोगों को कोई काम आ जाए, या आपको जो जिंदगी में इनसे कुछ फायदा उठा लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आई होप, मेरे ख्याल में महानूर और रिदा इस बात के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। अगर बच्चे इनको अप्रोच करते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुशी से उसको आंसर करेंगे। इज इट ट्रू महानूर एंड रिदा? जी जी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इंशाल्लाह जो भी मैं गाइड कर सकी मैं कर दूंगी। क्योंकि एक्चुअली जो हमने फेस किया अपनी जिंदगी में या अपनी जर्नी में, हम नहीं चाहते कि वो कोई और फेस करे, या जो हमने मिस्टेक्स की हैं अपनी जिंदगी में हम नहीं चाहते वो कोई और बच्चा करे। हमने बहुत टाइम लगाया अब इन सब चीज़ों को सीखने में। अभी भी हम सीखने के प्रोसेस में, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई 30 मार्क का लोग नहीं है, लेकिन जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ों को सीखा है। अब उस पर हम वर्क करके आगे नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। मैं इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, सी यू। अल्लाह हाफिज़ सर, मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।